हमने अभी अभी देखा था, उसके आधार पर प्रकाश का विद्युत प्रभाव संबंधी उन्होंने नियम का भी प्रतिपादन किया। किसने? लेनार्ड और मिलिकॉन ने। तो उन्होंने 4 नियम यहां पर बनाए। इन चारों नियम को आगे पीछे करके आप करते रहते हो, कहीं कहीं पर अलग अलग दिया रहता है। तो मैं कहता हूं कि लेनार्ड और मिलिकॉन ने कहा, पहला बात उन्होंने कहा कि जैसे किसी धातु की सतह पर कोई विकिरण आपतित होती है तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन को निकलने में कोई समय नहीं लगता, उसी को कहते हैं समय पश्चातता नहीं होती, टाइम डिपेंडेंट ये नहीं है। जैसे किसी धातु पर इलेक्ट्रॉन आपतित हुआ वैसे ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन वहां से होने लगता है, उन्होंने प्रथम नियम कहा। दूसरा नियम उन्होंने कहा, आपको याद करने का टेक्निक भी बताऊंगा मैं। दूसरा नियम उन्होंने कहा कि उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, यानी जैसे आप कम तीव्रता वाले प्रकाश डालोगे उन धातु से कम संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, और जैसे जैसे आप तीव्रता बढ़ाते जाओगे वैसे ही वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन की संख्या, यानी तीव्रता पर। तीव्र प्रकाश जैसे जैसे आप डालते जाओगे उस धातु पर उतने ही ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। उन्होंने तीसरी बात यह कही कि एक न्यूनतम जो है आवृत्ति, जिसको हमने क्या कहा, देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश यदि किसी धातु पर डालते हो तो उससे कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। तो आपको देहली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति के प्रकाश को डालना होगा। दूसरी जो नियम मैंने बताया था, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसी को कहते हैं कार्यफलन, वह न्यूनतम ऊर्जा। तो उस न्यूनतम ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा वाले प्रकाश की तीव्रता आपको देनी होगी। ये भी आप जिक्र में मैंने प्रयोग किया था, उसमें भी जिक्र कर सकते, थोड़ी लंबे आपको लिखना है तो। चौथा नियम क्या होता है कि किसी धातु से जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गए तो संख्या जिम्मेदार नहीं होता कि किसी भी विद्युत धारा के प्रवाह के लिए। जैसे हम कहते हैं भारत देश की जनसंख्या बहुत है, 135 करोड़ पहुंच चुका है, क्या ये सारी जो है जीडीपी बढ़ाने में काम करता है? जरूरी नहीं है। ऐसे ही यहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव में कहा कि जितने इलेक्ट्रॉन वहां पर संख्या में उत्सर्जित हुआ है वो सब जिम्मेदार नहीं होते विद्युत धारा के लिए। उन्होंने कहा कि न्यूनतम जो आवृत्ति, जिसको हम देहली आवृत्ति कहते हैं, देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के आप प्रकाश डाल रहे हो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो आवृत्ति, देहली आवृत्ति से अधिकतम आवृत्ति वाले प्रकाश जो है उत्पन्न इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये गतिज ऊर्जा आपतित क्या उत्पन्न इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तो मुख्य रूप से 2 बातों आपको ध्यान देना है इन 4 नियमों में कि तीव्रता किसके लिए जिम्मेदार है? उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए। आवृत्ति किसके लिए जिम्मेदार है? उत्पन्न इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के लिए। जिस इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी उनमें विद्युत धारा ज्यादा प्रवाह करने के लिए जिम्मेदार होगा। यही जो है लेनार्ड और मिलिकॉन के प्रयोग का सार है। हम देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में तरंग सिद्धांत की असफलता, कभी कभी ये प्रश्न के रूप में आपको दिया जाता है। तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव, तरंग सिद्धांत, प्रकाश का कई थ्योरी आया, उसने प्रकाश को कण बोला न्यूटन ने, और हाइगन्स ने तरंग बोला। तो ये तरंग सिद्धांत सभी चीज की व्याख्या किया, लेकिन एक जगह जाकर अटक गया, जिसको कहते हैं प्रकाश का विद्युत प्रभाव। प्रकाश का विद्युत प्रभाव हम तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या नहीं कर सकते। क्यों? तो इसकी असफलता का कारण क्या है, इसके बारे में हम जानना ये चाहेंगे। तो पहला रीजन ये होता है कि जब भी कभी तरंग सिद्धांत के अनुसार जब कोई भी तीव्रता वाली प्रकाश यहां पर धातु में डाली जाती है, ध्यान से सुनिएगा, तो जब तीव्रता वाली प्रकाश किसी धातु में डाला तो उनसे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जैसे जैसे आप तीव्रता बढ़ाओगे उस तीव्रता का बढ़ना, यानी आयाम का उसका बढ़ना होता है, तरंग का आयाम ये बढ़ जाता है, ये आयाम बढ़ता है, इसको हम कहते हैं इसकी तीव्रता का बढ़ना है। तो आयाम इसके बढ़ेगा
तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, जिस संख्या में निकल रहा है, उसकी भी ऊर्जा क्या हो जानी चाहिए थी, बढ़ जानी चाहिए थी। जबकि आप जानते हो कि जितने भी आप तीव्रता की प्रकाश उस पर डालोगे क्षारीय धातु में, वो किसके लिए जिम्मेदार है, उनकी संख्या के लिए जिम्मेदार है, उनकी संख्या के लिए जिम्मेदार है। उत्पन्न इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसके लिए जो जिम्मेदार नहीं है। तो इस कारण से तरंग सिद्धांत जो है प्रकाश के विद्युत सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उत्पन्न इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा बढ़ जाए, गतिज ऊर्जा बढ़ जाए, इसके लिए तीव्रता जिम्मेदार नहीं है। दूसरी बात, यहां पर असफलता का दूसरी बात था कि हमने एक परिभाषा वहां पर डाला था कि देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश आप यदि किसी क्षारीय धातु में डालते हो तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। तो यहां पर क्या हुआ, तरंग सिद्धांत में प्रकाश की तीव्रता को आप कितनी भी बढ़ा लो, यदि उस प्रकाश की जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से कम है, तो आपके प्रकाश की तीव्रता कितना भी ज्यादा हो जाए, उन धातु से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं होगा। इसकी भी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाया। क्या मैंने बोला, तीव्रता वाले प्रकाश है, लेकिन उस तीव्रता वाले प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से क्या है, कम है, तो किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो पाएगा। इसी का तीसरी बात हम जिक्र करते हैं, क्योंकि इसकी व्याख्या में यह तीसरी बात क्या है, जब हम देखते हैं कि जैसे जैसे आपतित प्रकाश, आपने कहा कि प्रकाश आपतित होगा, तो आपतित होगा तो उसकी ऊर्जा को लेगा। स्वाभाविक सी बात है कि कोई धातु में इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में है, जो प्रकाश आपतित हुआ, तो आपतित होने के बाद उस ऊर्जा को वो लेगा, तो लेगा तो क्या लेगा, थोड़ा समय निकलेगा, थोड़ा समय लेगा, और समय लेने के बाद इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। जबकि हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम पर हमने पढ़ा दिया है कि क्या पढ़ाया है, कि जैसे किसी क्षारीय धातु में प्रकाश आपतित होता है, वैसे ही उस धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है ना। जबकि प्रकाश जो तरंग सिद्धांत में क्या होना चाहिए था, कि प्रकाश आया और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए क्या होना चाहिए था, समय लेना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं होता। यही तीनों कारण के कारण ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में तरंग सिद्धांत की क्या हो गया, अमान्य करार दिया गया। इसी कारण अब हम अगला जो हेडिंग है उसको हम कहते हैं प्रकाश का विद्युत प्रभाव की व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा हम प्रकाश विद्युत समीकरण, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 है, इन्होंने जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव जो नियम प्रतिपादन हो गया था, उन नियम के आधार पर, क्योंकि एक बात आई कि प्रकाश में जो तरंग सिद्धांत की व्याख्या प्रकाश का विद्युत प्रभाव जो है तरंग सिद्धांत नहीं कर पाया। जब तरंग सिद्धांत नहीं कर पाया तो प्लांक महोदय आया, और प्लांक ने क्या दिया, क्वांटम थ्योरी दिया प्रकाश के संबंध में, कि प्रकाश जो है एक छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करती है, और इन छोटे बंडलों को क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। यहां पर उन्होंने जो फोटॉन शब्द आया, फोटॉन, प्रकाश का छोटा बंडल, जिसकी ऊर्जा की बात की तो ऊर्जा क्या होगा, h न्यू होगी, उसकी ऊर्जा क्या होगी, h न्यू होगी। चूंकि इसको किसने दिया, प्लांक ने दिया, इस कारण से यहां पर प्लांक के कारण ये जो h जो कहलाएगा, प्लांक नियतांक कहलाएगा, नियतांक। तो इस बात को जो फोटॉन थ्योरी लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने आगे बढ़ा, कि उन्होंने क्या व्याख्या किया, जैसे ही जो फोटॉन है, ऊर्जा का पैकेट है, वो किसी धातु पर आपतित होती है,
तो वो जो ऊर्जा है जिसको हम एच न्यू ऊर्जा कहते हैं, यह दो रूपों में खर्च होता है। कितने रूपों में खर्च होता है? दो रूपों में खर्च होता है। तो उन्होंने कहा कि एच न्यू जो ऊर्जा है, फोटॉन की ऊर्जा दो रूपों में खर्च होता है। पहला उन्होंने कहा कि धातु से इलेक्ट्रॉनों को हटाने के लिए और दूसरी बातें, महत्वपूर्ण बातें, अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कहा कि जो उत्पन्न इलेक्ट्रॉन है उसे गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च करती है। यानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहां पर उन्होंने प्रकाश के विद्युत प्रभाव जो है समीकरण जो दिया, उनमें दो मुख्य बातें उन्होंने जिक्र किया कि जो भी फोटॉन की ऊर्जा होती है वो दो रूप में खर्च हो रही है। पहला तो धातु में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको वहां से हटाएगा, और दूसरी बात हटाकर उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा। तो यहां पर क्या हुआ कि एच न्यू जो ऊर्जा आया, तो पहला जो धातु से हटाने यानी इसके क्या हो गया, कार्यफलन हो गया। तो कार्यफलन क्या हुआ, φ0, और दूसरी बात हो गया गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। इसको काइनेटिक एनर्जी की बात करें, कार्यफलन। तो काइनेटिक एनर्जी आपका जो आ गया E जो K हो गया एच न्यू, और φ0 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर के रूप में होता है। mv क्या होता है, स्क्वायर के रूप में। तो यहां पर क्या प्रदान करेगा, गतिज ऊर्जा दे रहा है, लेकिन कैसे गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा। चूंकि ये कार्यफलन है, φ0 इक्वल टू क्या कहलाता है, कार्यफलन, और कार्य फलन जो होगा वो होगा एच न्यू जीरो। न्यू जीरो क्या होता है, देहली आवृत्ति होती है, देहली आवृत्ति। तो यहां पर मैं कह सकता हूं एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो यहां पर मैं कह दूं 1/2 एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। तो हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो। यही आपका अल्बर्ट आइंस्टीन के जो प्रकाश विद्युत संबंधी समीकरण कहलाता है ना। ये क्या कहलाता है, उनका समीकरण ये कहलाता है। तो यहां पर हम देखते हैं इसकी जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसे आपको गति करता है। धातु की मान लो एक प्लेट है, ये धातु की प्लेट है, धातु की प्लेट। अब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन जो है आपतित हो रही है, जिसकी ऊर्जा क्या हो रही है, यहां पर एच न्यू की आ रही है, एच। अब एच न्यू, और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से। धातु की कहां से निकलता है, सतह से। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां घुस गया, धातु की प्लेट के अंदर घुस गया है ना। तो ये जो मिलता है यहां से, ये जो बैरियर मिलता है, ये बैरियर, इसी ऊर्जा को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये φ0 कार्य फलन कहते हैं। कि धातु के अंदर की सतह से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, उत्सर्जन कर दे, यही उसकी कार्यफलन होता है। अब इस बाहर का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये इसको दूसरी स्थिति में क्या करता है, इसको गतिज ऊर्जा प्रदान करता है 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। यही अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया है कि जो भी ऊर्जा आ रहा है उसके दो रूपों में खर्च होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या प्रकाश का विद्युत प्रभाव के संबंध में किया, आपने देखा। तो इस खोज के लिए प्राय हर बच्चों को ये पता रहता है अपेक्षता का, सापेक्षतावाद का सिद्धांत जो है, आप है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला नहीं। 1921 में
अल्बर्ट आइंस्टीन को, जिसको भौतिक का पितामह कहा जाता है, इनको इसी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 में। इसी प्रकार आपको मिल्कान ने बहुत खोज किया, मिल्कान को भी इससे नोबेल नवाजा गया 1923 में। मिल्कान ने लेनार्ड के साथ मिलकर इनके संबंध में अध्ययन किया। साथ ही मिल्कान ने उनका द्रव्यमान को भी निकाला, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार। वैज्ञानिक रिचर्डसन को भी इसके लिए जो उनकी खोज थी, उन्होंने भी काफी इसके बारे में अध्ययन किया था, उनको भी 1928 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो 4 नियम दिया था, उन नियम की व्याख्या उन्होंने इस आधार पर उन्होंने पूरी तरह से दे दिया। इस कारण से प्रकाश का विद्युत प्रभाव जो है, ये प्रभाव की व्याख्या पूरी तरह से अल्बर्ट आइंस्टीन को ही जाता है। उन्होंने 4 नियम का उन्होंने पूरी की पूरी हुबहू उन्होंने उनकी जो जांच करके उन्होंने बता दिया कि हमारी जो 4 बातें हैं, समय पश्चता की बातें हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जो बातें हैं, गतिज ऊर्जा की बातें हैं, देहली आवृत्ति की बातें हैं, इन सारी व्याख्या को उन्होंने किया। तो यहां पर दूसरी बात मैं ये जिक्र करना चाहता हूं कि हमारे पास प्रकाश जो कण प्रकृति और तरंग प्रकृति, तो कण प्रकृति की व्याख्या के बाद हम करेंगे कि प्रकाश की कण प्रकृति क्या होगा। तो इस प्रकाश की कण प्रकृति की व्याख्या अल्बर्ट के द्वारा ही जो किया गया, प्रकाश की कण प्रकृति, न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया था, लेकिन प्रकाश की कण प्रकृति को उन्होंने प्रकाश की इस तथ्य से पुष्टि कर दिया कि क्वांटा जो है, क्वांटा का ऊर्जा क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू कितना आ गया, एच न्यू। और यहां पर उन्होंने जब संवेग की बात कहा, संवेग जब आ गया तो यहां पर एच न्यू अपान क्या आ गया, सी। एच न्यू अपान क्या आ गया, सी आया। तो इस तरह से क्वांटा में भी संवेग होता है। संवेग किसमें होता है रे बच्चों, तो संवेग इसमें होता है कि जिसमें द्रव्यमान होता है, संवेग द्रव्यमान गुणित वेग होता है। तो ये प्रकाश में जब वो फोटॉन थ्योरी जब दिया गया, तो फोटॉन थ्योरी एक्चुअल में क्या है, कण प्रकृति को दर्शाता है। फोटॉन में ऊर्जा है, फोटॉन में संवेग है, और संवेग है तो उसमें क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान गुणित वेग बराबर होता है संवेग। तो इन द्रव्यमानों को अल्बर्ट आइंस्टीन ने आगे बढ़ाया और उन्होंने खोजा था E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E इज इक्वल टू क्या खोजा था, mc स्क्वायर। याद है आपको, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है। तो इन आधार पर फोटॉनों की जो व्याख्या है उन्होंने कहा था, और यहां पर एक वैज्ञानिक 1924 में कॉम्पटन नामक वैज्ञानिक जो आता है, उन्होंने भी एक कॉम्पटन थ्योरी भी दिया। कॉम्पटन प्रभाव जो होता है, ये भी प्रभाव जो है कण प्रकृति को दर्शाता है। तो प्रकाश की जो 2 प्रभाव है, कौन कौन सा, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश का कॉम्पटन प्रभाव, ये प्रकाश की कण प्रभाव, जबकि आपका व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, ये सारी घटना तरंग सिद्धांत को दर्शाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रकाश के जो फोटॉन है उनमें कई प्रकार के जो कण मौजूद रहते हैं, उन कणों का द्रव्यमान क्या होगा, तो m इज इक्वल टू m0। तो ये मैं आगे आपको सिंपल सी बात कर रहा हूं, m0 √1 माइनस v स्क्वायर अपान c स्क्वायर। ये रेस्ट द्रव्यमान है और ये उसके द्रव्यमान है। ये किन पर निर्भर करता है, ये उनके प्रकाश की चाल c इज इक्वल टू बाह्य निर्वात में फोटॉन की चाल भी प्रकाश की चाल के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की होती है। तो यहां पर ये मान कहा जाए तो रेस्ट मास, जो फोटॉन का रेस्ट मास का जो ये होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। कितना आ जाता है, 0। यानी फोटॉन का जो द्रव्यमान है, इसी कारण क्या हो जाता है, जब रेस्ट अवस्था में, विराम अवस्था में है, तो उनका द्रव्यमान 0 हो जाता है। इन सारी व्याख्याओं को अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक एक करके आपको दिया है। मैं तुमको आगे ले जाने के लिए यहां पर आया हूं। प्रकाश की द्वितीय प्रकृति क्या है, इसको समझाइए। ये हमारे पास प्रश्न रहता है, प्रकाश का द्वितीय प्रकृति। तो यहां पर मैं कह सकता हूं विकिरण की द्वितीय प्रकृति की बात करता हूं। विकिरण की द्वितीय
प्रकृति। डुअल नेचर ऑफ लाइट या रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, विकिरण, प्रकाश को हम यहां पर विकिरण के रूप में हम ले रहे हैं, तो इसके डुअल नेचर क्या होता है। तो पहला, आपका कोई ऐसे सर्वमान्य सिद्धांत नहीं था कि प्रकाश को कण भी माने और प्रकाश को तरंग माने, लेकिन प्रकाश की घटना ऐसी घटित होती चली गई, लोगों को ऐसे घटनाओं के बारे में जिक्र मिलता चला गया, तब उन्होंने उनकी व्याख्या करने के लिए प्रकाश को कण माना और प्रकाश को क्या माना, तरंग माना। तो इन दोनों घटनाओं के व्यवहार में प्रकाश की कुछ परिघटनाएं जो है इन दोनों रूपों में आपको मिलता है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, द्वैतीय प्रकृति कहते हैं, इन घटनाओं को समझाने के लिए। तो यहां पर हम द्वैतीय प्रकृति के लिए हम द्रव्य तरंगों के बारे में देखते हैं। द्रव्य की तरंग प्रकृति, द्रव्य की तरंग प्रकृति, और इसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगे के नाम से भी जाना जाते हैं। इसको द्रव्य तरंगे कहते हैं। मैटर वेव, इसका नाम क्या है, मैटर वेव, मैटर वेव, द्रव्य तरंग, द्रव्य की तरंग प्रकृति, या हम देखते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर या द्रव्य तरंगे। तो यहां पर डी ब्रोगली 1924 में डी ब्रोगली ने इसकी व्याख्या की। डी ब्रोगली फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने परिकल्पना किया कि संपूर्ण जो विश्व है, वो जो ऊर्जा है, संपूर्ण विश्व की जो ऊर्जा है, वो या तो पहला उन्होंने कहा संपूर्ण विश्व की ऊर्जा जो है द्रव्य, और दूसरा उन्होंने विकिरण के रूप में मौजूद है, कहता है। पहली बात उन्होंने कहा कि द्रव्य के रूप में और विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में मौजूद है। पहली बात उन्होंने डी ब्रोगली ने यही कहा। दूसरा, जब प्रकृति में सम्मिलितता है, प्रकृति में सम्मिलितता है, तो सिमेट्रिकल, जब नेचर में सिमेट्रिकल है तो विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, उसमें ये जो है कण और द्रव्य दोनों रूप में मौजूद होगा। जब प्रकृति में सम्मिति है, हर चीज में सम्मिति है, तो इस विकिरण में भी सम्मिति होगा, कण के रूप में भी होगा और द्रव्य के रूप में भी ये पाया जाएगा। इसी को हम कहते हैं द्वैतीय प्रकृति। इसी को क्या कहते हैं, विकिरण की द्वैतीय प्रकृति। विकिरण जो हमारा कण के रूप में भी है और तरंग के रूप में भी होती है, गुण इसमें होना चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं प्रत्येक गतिमान कण के साथ क्या होना चाहिए, तरंग उनमें विद्यमान होना चाहिए। यदि कण कहीं पर गति कर रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए, तरंग प्रकृति भी आनी चाहिए। और इस तरह से किसी कण में तरंग प्रकृति का आना ही क्या कहलाता है, उसकी द्वैतीय प्रकृति कहलाता है। तो यहां पर मैं इसको जिक्र ना कर रहा हूं, तो हम देखते हैं द्वैतीय प्रकृति के बारे में इसकी व्याख्या निगमन हम कर ले। तो निगमन हम करते हैं, निगमन। तो सबसे पहली बात कर ले, हमारा हाइगन्स प्लांक के अनुसार, मैं कह दूं प्लांक के अनुसार E इक्वल टू क्या होता है, h न्यू। और आइंस्टीन के अनुसार क्या होता है, आइंस्टीन के अनुसार यहां पर E इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर, पहला, और इसको मैं दूसरा नंबर दे दूं। यहां पर E इक्वल टू, जहां पर आपको मालूम है h जो है प्लांक नियतांक है, m है उस विकिरण का जो है द्रव्यमान है, c प्रकाश की चाल है, e ऊर्जा है, आवृत्ति है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं h
न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ई इज इक्वल टू क्या आ गया, एम सी स्क्वायर। यहां पर न्यू इज इक्वल टू होता है न्यू आवृत्ति इज इक्वल टू सी बटे लैम्डा। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, न्यू आवृत्ति, सी प्रकाश की चाल, एच प्लांक नियतांक, एम द्रव्यमान। तो यहां पर मैं न्यू के सी की जगह मैं न्यू इज इक्वल टू सी अपान क्या होता है, लैम्डा होता है। तो मैं इनकी बात को न्यू की जगह मैं रख दूं तो कितना आ गया, ये एच न्यू की जगह मैं इसका लिख दूं सी अपान लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच सी बटे एम सी स्क्वायर, ये और ये कट गया तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम सी। अब यहां पर m द्रव्यमान है, c प्रकाश की चाल है, इसको हम उसके संवेग के रूप में भी हम जानते हैं। संवेग p इक्वल टू क्या होता है, mc। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपान p, यही आपकी ये हो गया संवेग यानी कण प्रकृति। और यहां पर लैम्डा जो आ गया वो क्या हो गया, तरंग प्रकृति। तो ये कहलाता है किसी भी विकिरण की द्वैतीय प्रकृति या डी ब्रोगली समीकरण के रूप में भी इनको जाना जाता है। डी ब्रोगली समीकरण लिखिए या द्वैतीय प्रकृति के बारे में समझाइए। तो द्वैतीय प्रकृति हम इस तरह से निकाल सकते हैं एच अपान पी के रूप में। निष्कर्ष हम निकाल लेते हैं कि निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है। निष्कर्ष हम इनमें निकालना चाहे तो हमारे को मिलता क्या है, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू एम, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल एम कहता हूं 1/m आ जाएगा। दूसरी बात हम लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/c। तो यहां पर मैं कहना ये चाहूंगा कि कण की तुलना में जैसे भारी कण है तो उस भारी कण के तरंग भी क्या होगा, आपको बहुत कम दिखाई देगा। इस कारण बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं उसमें आपको तरंग प्रकृति दिखाई नहीं देता, जबकि छोटे पत्थर को आपको फेंक कर मारा जाता है तो उनसे बहुत ज्यादा चोट लगता है, क्योंकि उसमें तरंग विद्यमान हो जाता है, ऊर्जा उसमें बढ़ जाती है। तो ये व्याख्या आपको दिया गया है डी ब्रोगली के द्वारा। डी ब्रोगली में एक इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली। मान लो यहां पर हम कह ले, मान लो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m आवेश e, और हम यहां पर कह सकते हैं कि यदि v विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए तो वेग v हो जाता है। तो इसका वेग जो है कितना आ जाएगा, v विभवांतर द्वारा त्वरित करने से इतना हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितना आ गया, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। और यहां पर मैं कह सकता हूं कि उस पर किया गया कार्य बराबर आ जाएगा ईवी। कार्य कितना आ जाएगा, ईवी के बराबर आ जाएगा। तो ये कार्य इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। तो ये हम देखते हैं 1/2 mv²। आगे यहां पर मैं v का मान निकालना चाहूंगा तो v² इज इक्वल टू कितना आ गया, 2ev अपान m। 2ev अपान कितना आ जाएगा, m के रूप में आ जाएगा। तो यहां पर मैं ये इसको मैं m के रूप में यहां पर v², मैं m को मैं इस बटे में ना डालकर यहां पर रख दूं तो mv² इज इक्वल टू यहां पर आ गया 2ev। कितना आ गया, 2ev। तो मैं इसको एक काम कर सकता हूं यहां पर कि m² v² मैं कर लूं, क्या कर लूं, थोड़ी सी मेरे को यहां पर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, m को यहां पर मैं गुना कर दूं तो m² v² आ जाएगा। तो
MEV आ जाएगा ये। अब इसका अंडर रूट MV कर लू तो ये आ गया अंडर रूट 2EM, सॉरी इसको मैं ऐसे कर लू EV, समीकरण नंबर 1। ये विभवांतर है, V कैपिटल होगा, MV का मान A इतना आ गया। अब हम जानते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू H अपान क्या होता है P, या लैम्डा इज इक्वल टू H अपान कितना होता है MV। तो MV की वैल्यू यहां पर पुटअप कर दूं तो H अपान कितना आ गया अंडर रूट 2MeV, समीकरण नंबर ये आ गया 2। समीकरण नंबर कितना आ गया, ये आ गया 2। अब मैं जानता हूं H की वैल्यू कितना है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 है ना। इसका मान कितना होता है 6 to 10 की पावर जूल सेकेंड का है। H नेता, यहां पर मैं M यानी इलेक्ट्रॉन के क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का है, द्रव्यमान है, ये आ जाता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg किलोग्राम। यहां पर मैं E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, ये। और यहां पर वोल्टेज की जो वैल्यू है वो वोल्टेज को मैं V के रूप में रख दूं तो मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू आ जाता है H 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपान अंडर रूट 2 गुना 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू E का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू V को मैं V रखता हूं। तो ये कैलकुलेशन जब मैं कर लेता हूं तो ये कैलकुलेशन हमारा आता है यहां पर अंडर रूट 150 अपान V, 150 अपान कितना आ गया V इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर में इसकी तरंगदैर्घ्य आ जाता है 10 टू द पावर कितना आ जाता है माइनस 10 मीटर। तो इसको हम कहते हैं यहीं पर कि लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 150 बटे V आर्म स्ट्रांग, ये आर्म स्ट्रांग में इसकी वैल्यू आ जाता है। और यहीं पर अंडर रूट को जब बात करते हैं तो 12 कितना आता है 27, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आता है 12.27 बटे अंडर रूट V आर्म स्ट्रांग। ये यहां पर कई बार पूछा गया है सवालों में, तो हम इस तक पहुंच सकते हैं। इसको कहते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। निकालिए, फाइंड आउट 12.27 अपान अंडर रूट V आर्म स्ट्रांग होती है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, यहां से आप 150 बटे V अंडर रूट के अनुसार 10 टू द पावर माइनस 10 ले सकते हो। बहुत ही सिंपल डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य तक पहुंचना।